हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो वेलकम है आपका हमारे आज के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक को, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप एज ए कॉलेज स्टूडेंट हैं तो अभी तक अगर आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया गया है, तो आप जो है उसको मेक श्योर करें कि आप उसमें जो है ज्वाइन होने चाहिए, ताकि आपको कोई भी नोट्स चाहिए स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड किसी भी सेमेस्टर के, तो आप वहाँ पे जो है टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो है मैं नोट्स प्रोवाइड करने की फुल कोशिश करूँगा। दैट्स वाई आप मेक श्योर करना कि टेलीग्राम ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी वहाँ पे मेंशन है, आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, लेकिन टेलीग्राम आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है सबसे पहले, एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्या होती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी तक ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग जो है आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रीज जो है आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं, इंटरकनेक्ट होती हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। ठीक है, हर एक एस्पेक्ट से। ठीक है, ये आपको मीनिंग क्लियर है। देन न्यू यहाँ पे है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आप कह सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि जो वेल्थ है या रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, उसको अनइक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे जो रिच एंड पुअर का जो गैप है वो इंक्रीज होता है। दैट्स ये चीज़ें जो है वो सभी काम किस में आती हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के अंडर आती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म कर चुका है। आपको पता है ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे एनकरेज करते हुए इंटरकनेक्टेडनेस की और अमंग नेशंस। ठीक है, कंट्रीज़ को या नेशंस को आपस में इंटरकनेक्ट करते हुए, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सभी के लिए इक्वल नहीं है, लेकिन राइट। While some regions and social classes have witnessed tremendous benefits, कुछ ऐसे नेशंस हैं, स्पेशली बात करें डेवलप्ड नेशंस जो हैं, वेल्दी नेशंस जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ का। लेकिन कुछ ऐसे नेशंस हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड रह जाते हैं, उनको मतलब एक ना के बराबर ही जो है बेनिफिट्स मिलते हैं इस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन से। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो इसलिए एक मेजर क्रिटिसिज्म बन चुका है इस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, तो अभी हम जो है डिस्कस करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में या इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को इंक्रीज़ करने में। ठीक है, देखो हर एक चीज़ के जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट दोनों होते हैं। तो पॉजिटिव वे में हमने ग्लोबलाइजेशन को अंडरस्टैंड किया है। यहाँ पे मेनली हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल रहता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को में कॉन्ट्रीब्यूट करने में, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक डुअल रोल प्ले कर चुका है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को शेप करने में। ऑन दी वन हैंड ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को, एंड जॉब क्रिएशंस होती हैं इसमें कुछ रीजन्स में। लेकिन दूसरी तरफ बात करें, ये जो गैप है रिच एंड पुअर में, उसको बढ़ा चुका है। ठीक है, और अर्बन एंड जो रूरल पॉपुलेशन है उसके बीच में जो गैप है उसको आल्सो इंक्रीज कर चुका है। डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड एरियाज जो है उनका गैप जो आल्सो इंक्रीज कर चुका है। क्योंकि अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ या पॉलिसीज़ की बात करें, तो जो वेल्दी लाइट्स होंगे, जो वेल्दी नेशंस होंगे, डेवलप्ड नेशंस होंगे, उन्हीं को जो है इसके बेनिफिट्स मिलते हैं मैक्सिमम तौर पे। ठीक है, और उन पॉलिसीज़ में जो इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसीज़ होती हैं उनमें जो है इन्फ्लुएंस रहता है डेवलप्ड नेशंस का। ठीक है, जिसे जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स होते हैं या नेशंस होते हैं, उनको जो है बिल्कुल बेनिफिट्स ना के बराबर मिलते हैं, जिससे जो रिच एंड पुअर का गैप है वो इंक्रीज होता जाता है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू की पॉइंट्स। तो अब हम इस चीज़ को जो है कुछ की पॉइंट्स के थ्रू जो है समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज अनइक्वल बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो कैसे अनइक्वल बेनिफिट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के। ग्लोबलाइजेशन जो है आपको पता है लार्जली बेनिफिट करता है डेवलप्ड, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, डेवलप्ड नेशंस को या जो वेल्दी नेशंस होते हैं एंड जो अर्बन एरियाज होते हैं, ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वही हो गया कि मतलब अगर उनके पास वेल्थ ज़्यादा है, अगर वो डेवलप्ड हैं, तो ऑब्वियसली उस चीज़ के अकॉर्डिंग जो है ग्लोबलाइजेशन जो है ज़्यादा बेनिफिट उन्हीं नेशंस को प्रोवाइड होते हैं, ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स, एंड जिनके पास कैपिटल एक्सेस है। सो इन कॉन्ट्रास्ट बात करें, जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं
ऑफन लैक टू कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट और बेनिफिट, मतलब उनके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है, उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, या बेनिफिट मिलने में उनको भी सिर्फ नाम के बेनिफिट्स ही मिलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को एंड ट्रेड रूल्स को, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनको, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होगी, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको जो है डोमिनेट करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, क्योंकि जहाँ पे जिस तरह की पॉलिसीज़ फ्रेम की जाती हैं उनमें इन्फ्लुएंस रहता है डेवलप्ड नेशंस का, ठीक है। ट्रेड रूल्स भी जो हैं वो इनके अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं, डेवलप्ड नेशन कंट्रीज़ जो होते हैं इनका इन्फ्लुएंस रहता है इसमें भी, है ना। तो इस कारण क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उन्हीं को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इसका, और जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स होता है वो सफ़र करते हैं अनट्रेड, जो मतलब अनफेयर जो ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं ना इनके अंडर जो है सफ़र करती हैं। देन है अर्बन एरियाज़ अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बेटर जॉब्स, और जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स मिलती हैं, उनको जॉब्स बेटर मिलती हैं, और यहाँ पे जो रूरल एरियाज़ होते हैं ना उनको अवॉइड किया जाता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो आल्सो हेल्प करता है उन्हीं नेशंस की जिनके पास एजुकेशन के लिए डिजिटल टूल्स के लिए एक्सेस होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है बेनिफिट इसका मैक्सिमम किसको प्रोवाइड किया जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ को, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट है दैट इज़ वेल्थ कंसंट्रेशन। तो वेल्थ कंसंट्रेशन में है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एनेबल कर चुका है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को एंड वेल्दी इन्वेस्टर्स को अमेस वास्ट हेल्थ। इट मीन्स कि कैसे जो इंडिविजुअल्स हैं, कैसे जो कॉर्पोरेशंस हैं वो वेल्थ को एक्यूमुलेट करते हैं, कैसे वेल्थ को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो एनेबल कैसे करता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि अगर आपने MNCs का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जो हमारी वीडियो रही है पहले, उस पर हमने पूरी डिटेल में वीडियो क्रिएट की थी, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा था कि कैसे जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है वो ऑपरेट होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, स्पेशली उन कंट्रीज़ में यहाँ पे जो वर्किंग राइट्स को इतना माइंड में नहीं रखा जाता है, यहाँ पे वो लेबर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। MNCs में एक आपने देखा था कि किस तरह से जो है ऑपरेट होती हैं अलग अलग कंपनीज़, यहाँ पे हमने गूगल देखा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एटसेट्रा, सो मैनी वो हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो जो ग्लोबल प्रॉफिट्स है वो एलाइट्स को जाता है यहाँ पे, एंड जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस होते हैं एंड जो स्मॉल बिजनेस होते हैं इसकी वजह से उनको स्ट्रगल करना पड़ता है कम्पीट करने के लिए चीपर प्रोडक्ट इम्पोर्ट्स के साथ। इट मीन्स कि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ना उनको स्ट्रगल करना पड़ता है चीपर इम्पोर्ट्स के साथ, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिच होता है वो ज़्यादा रिच होता रहता है, ठीक है, और जो इकोनॉमिक या इनकम जो इनइक्वालिटी होती है वो बढ़ती जाती है इसकी वजह से, ठीक है। क्योंकि जो वेल्थ कंसंट्रेशन है वो जो एलाइट्स होते हैं, जो लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं वही एक्यूमुलेट कर पाते हैं, ठीक है। उससे जो स्मॉल बिजनेस होता है उनको आल्सो जो है इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर, राइट। देन थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो, दैट इज जॉब इनइक्वालिटी एंड वेज गैप। तो यहाँ पे जो हाई स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा स्किल्स होती हैं उन वर्कर्स के पास, वाइल जो लो स्किल्ड वर्क लेबर्स होती हैं वो चैलेंजेस को उनको फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। आउटसोर्सिंग जो है वो रिड्यूस करती है यहाँ पे आपने को पता है एम्प्लॉयमेंट को। देन जो वर्कर्स हैं डेवलपिंग नेशंस में वो आल्सो पुअर कंडीशंस को फेस करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है, उनसे ओवर वर्क भी करवा दिया जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है स्पेशली उन्हीं कंट्रीज़ में फेवर करते हैं ऑपरेट करने के लिए, यहाँ पे जो वर्किंग राइट्स को माइंड में नहीं रखा जाता है, लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, राइट। देन जो ऑटोमेशन है वो आल्सो रिप्लेस करती है लो स्किल्ड जॉब्स को, जिससे जो वेज गैप जो है वो जो है बढ़ते जाता है, वाइडन होता है, राइट। देन फोर्थ पॉइंट है दैट इज इम्पैक्ट ऑन लोकल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज़ पे क्या इम्पैक्ट रहता है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो देखो ग्लोबल कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि जो लोकल एंड जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो शट डाउन हो जाती हैं, ठीक है, वो compete नहीं कर पाती हैं MNCs के साथ जो कि चीपर गुड्स को जो है लोगों को प्रोवाइड करती हैं। तो दैट्स वाई जो स्मॉल बिजनेस होता है वो compete नहीं कर पाते हैं MNCs के पास। और बहुत सारे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होते हैं वो सर्वाइव होने के लिए फेल हो जाते हैं। वही है कि मतलब जो लोकल जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं वो compete नहीं कर पाती हैं, तो दैट्स वाई वो फेल हो जाती हैं, ठीक है।
देन जो दिस इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल बैकवर्डनेस, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता जाता है और जो रीजनल बैकवर्डनेस है लोगों में वो आती जाती है, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट है दैट इज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। तो देखो ग्लोबलाइजेशन जो है आल्तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है, और लेकिन इसमें से भी कुछ ऐसे नेशंस होते हैं जो कि इस चीज़ का बेनिफिट ले पाते हैं। आपने डिजिटल डिवाइड देखा है, ठीक है, हर एक कंट्री जो है वो एक्सेस नहीं ले पाती है। डिजिटल डिवाइड जो एक्सक्लूड रूरल एंड पुअर कम्युनिटीज़, स्पेशली जो पुअर कम्युनिटीज़ होंगे, जो पुअर नेशंस होंगे, वो जो है मिनिमम ही जो है बेनिफिट ले पाते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी का, ठीक है। स्पेशली जो मतलब बैकवर्ड एरियाज़ वगैरह होते हैं ना, बैकवर्ड जो रीजन्स होते हैं, नेशंस होते हैं, वो जो है कम बेनिफिट ले पाते हैं। मोस्टली बेनिफिट जो है वो जो थोड़े से डेवलप्ड नेशंस होते हैं वो ही ले पाते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी का। तो लैक ऑफ एक्सेस जो है इंटरनेट का, कंप्यूटर्स का, टेक ट्रेनिंग का, वो ऑल्सो फुल पार्टिसिपेशन को प्रिवेंट करता है एक नेशंस की, ठीक है। देन दिस लीड्स टू ए नॉलेज एंड अपॉर्चुनिटी गैप। तो इस चीज़ से क्या होता है कि मतलब अगर किसी के पास, किस कंट्री का एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं मिल रहा है तो उसको जो है नॉलेज भी नहीं मिलेगी उस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, एंड जो अपॉर्चुनिटी गैप है वो इससे जो है इंक्रीज होगा। देन है रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, यू कैन सी हियर। सो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में स्पेशली अगर इंडिया की बात करें, यहाँ पे जो आईटी सेक्टर है वो फ्लोरिश हो चुका है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जो कि वेल्थ को क्रिएट कर रहा है कुछ सिटीज़ में, जैसे कि हम बात करें बेंगलुरु हो गया एंड हैदराबाद हो गया। तो लेकिन जो यहाँ पे जो रूरल रीजन्स हैं वो अभी तक जो है स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। इट मीन्स कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है बहुत ज़्यादा कम है। देन है सब सहारन अफ्रीका की अगर बात करें, कंट्रीज़ जो हैं वो रिच हैं रिसोर्सेज में, लेकिन और मल्टी नेशन जो कॉर्पोरेशंस हैं वो वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वाइल जो लोकल पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू करती है पॉवर्टी को फेस करना या पुअर हेल्थ केयर को, राइट। देन रिसेंटली बात करें अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक की जो रिचेस्ट जो मतलब 1% जो रिचेस्ट ग्लोबल पॉपुलेशन है वो कैप्चर्ड है नियरली ट्वाइस एज मच न्यू वेल्थ एज द बॉटम 50% बिटवीन 2020 एंड 2022, राइट। देन यहाँ पे अब इन इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या रिफॉर्म्स जो हैं वो सजेस्ट किए जा सकते हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। सो रिफॉर्म सजेशंस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि टू एंश्योर दैट ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ, कि हाँ अगर हमने इस चीज़ को एंश्योर करना कि ग्लोबलाइजेशन का हर एक नेशन को इक्वल वे में बेनिफिट मिले, ठीक है, वो इक्वल वे में जो है एक नेशन की ग्रोथ हो, तो जो फॉलोइंग रिफॉर्म्स हैं, रिकमेंडेशन जो हैं वो मतलब रिकमेंडेड है कि नेशंस को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज़ को, ऐसी पॉलिसीज़ को जो कि रूरल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करें, ठीक है। सिर्फ हम अर्बन एरियाज़ के ऊपर फोकस ना करें, हमने रूरल डेवलपमेंट भी करनी है, वहाँ पे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना है। देन स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी है, डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करनी है, ताकि एम्पावर किया जा सके लो इनकम वर्कर्स जो हैं उनको जो है एम्पावर किया जा सके। देन स्ट्रेंथन लेबर लॉ, जो लेबर लॉज बनाए गए हैं उनको जो है स्ट्रेंथन करना है हमने। फेयर वेजेस की हमने बात करनी है, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल सप्लाई दोनों ही एस्पेक्ट में, ठीक है। देन लोकल जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको एनकरेज करना है, और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो स्मॉल बिजनेस है, उनको जो है प्रोटेक्ट करना है अनफेयर कंपटीशन से। एंड देन है कि प्रमोट करना इक्विटेबल एक्सेस को टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन के लिए। तो इन रिफॉर्म्स को फॉलो करके जो है ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको जो है कम किया जा सकता है। देन फाइनल थॉट में हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक टूल होना चाहिए कलेक्टिव प्रोग्रेस के लिए, जिससे हर एक कंट्री की जो है डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो, ना कि सिर्फ जो एनलाइट जो है मतलब जो इलाइट नेशंस हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, सिर्फ उनकी डेवलपमेंट ना हो, हर एक कंट्री की डेवलपमेंट हो, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे फोकस जो है पुअर पे रहना चाहिए। सो यहाँ पे एक बैलेंस अप्रोच जो है उसको कंबाइन करना चाहिए, इकोनॉमिक ओपननेस होनी चाहिए विद स्ट्रॉन्ग सोशल प्रोटेक्शंस के साथ, जो कि रिड्यूस कर सकती है इन इनकम जहाँ इन जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, डिस्पैरिटीज़ हैं, उसको रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। एंड बिल्ड अ मोर जस्ट इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्लोबल इकॉनमी को जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमने जो है इन इश्यूज़ को सॉल्व करना है, जो कि
क्रिएट होते हैं, यहाँ पे अनइक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूशन होती है रिसोर्सेज की या बेनिफिट्स की। एस्पेशली जो पुअर नेशंस हैं उनको जो है एक्सेस नहीं मिल पाता है, या ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।